नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस द हिंदू में जो एग्जाम में इंपॉर्टेंस टॉपिक होते हैं उसके हम डिस्कशन करते हैं, वो भी इफेक्टिव टाइम में। जितना जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये ग्लोबल इंडेक्स है जो कि हर कंट्री में प्रेस को कितनी फ्रीडम है लिखने के लिए, उसके लिए सूचकांक है। इंडिया का परफॉर्मेंस देखें तो करंटली 2024 में इंडिया का रैंक 159 हुआ है 180 में से। और यहाँ पे इसके लिए हमें दो चार्ट दिए हैं। पहले चार्ट में हम देखें तो 2004 से हम बात करें तो हम 128 से, ठीक है, 128 रैंक से अभी हम फिलहाल 159 रैंक पे पहुंच गए। ये क्या दिखाता है? हमारे देश में मीडिया को कितनी इंडिपेंडेंस है जो ट्रू इवेंट होते हैं उनको रिपोर्ट करने की, उनके बारे में लिखने की। ये दिखाता है। और आप समझ सकते हैं 180 में से 159 रैंक आना यानी हमारे प्रेस को फ्रीडम नहीं है। हमारे प्रेस को फ्रीडम नहीं है कि वो उन चीजों के बारे में लिखे जो कि ट्रू है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। अभी बात करते हैं टेबल टू के लिए। टेबल टू यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिखाया गया टॉप टू में है नॉर्वे और डेनमार्क 1 और 2। इसमें 100, 0 से लेके 100 हमको मार्क्स मिलते हैं और उस हिसाब से हमारा रैंक डिसाइड होता है। तो इसमें इंडिया है 159 में। अभी हमको तो पता ही है, ये हम जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। हमारी गवर्नेंस और गवर्नमेंट के चार पिलर होते हैं। उसमें एक है अपना लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी और फोर्थ हम मीडिया को गिनते हैं। ठीक है, कि जब ये तीनों तीनों अपना काम ठीक से ना करे तो मीडिया है फोर्थ पिलर है जो उसको बैलेंस कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया है यानी 180 में आएंगे। आपको ऐसा समझना है जो लास्ट के जो कंट्रीज है, ठीक है, यानी वहां पे मीडिया है टोटली करप्ट है, उसका कोई फंक्शन नहीं रहा है। ठीक है, एज अ मीडिया, एज अ ट्रस्टेड, काफी सारी ऐसी न्यूज होती है, कोई भी चीज सही है कि नहीं है वो हम कहाँ से चेक करते हैं? वो हम चेक करते हैं मीडिया से। ठीक है, मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सच होगी, वो सच सच लिखा होगा उस चीज के बारे में। अभी इसके जो पैरामीटर है उस पर भी सवाल उठाते हैं। सवाल किस लिए उठाते हैं? अब देखिए, इंडिया के हम नेबर कंट्री की बात करें तो भूटान 147 पे है, श्रीलंका 150 पे है। अब बात करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान 152 पे है। जबकि हम देखेंगे कि जितना कंट्रोल पाकिस्तान गवर्नमेंट का मीडिया पे है उतना इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है और उनका रैंक हमसे कम है। ठीक है, इसलिए इंडिया इस रैंक को वैलिड कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, इसमें इसमें किस हिसाब से चीजों को देखा गया। हालांकि आप एक बात मान सकते हैं, हम जिस हिसाब से नीचे गिर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे मीडिया में इंडेक्स की रैंकिंग नीचे आ रही है, उस तरीके से हमारी मीडिया को फ्रीडम नहीं है सारी चीजें एक्सप्लेन करने की। अभी हम बात करते कंटेक्स्ट। ये बात हो गई जो वर्ल्ड इंडेक्स है उसके बारे में। हमारी मीडिया को क्या दिखाना चाहिए? हमारी मीडिया को दिखाना चाहिए कि अभी बेरोजगारी दर कितना है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। ठीक है, दूसरा कितने करप्शन के केसेस है, उसमें क्या अपडेट आ रहा है, एजुकेशन का स्टेटस क्या है, स्टेट और सेंटर में हेल्थ रिलेटेड जो डेटा है वो क्या है, जो भी बेरोजगार युवा है वो कैसे अपना जो स्किल है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। दूसरा, हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो सकती है। ये सारी चीजों को दिखाना चाहिए। वो दिखाते क्या है कि सीमा पार से सीमा हैदर आती है, वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, किससे मिल रही है, वो दिखाते हैं। वो दिखाती है कौन से फिल्म स्टार ने क्या कपड़े पहने या क्या फैशन में ट्रेंड चल रहा है। ये क्या दिखाता है? हमारी वैसे भी हमारे काफी सारे न्यूज चैनल ऐसा है जिसमें ग्लोबली हमारे न्यूज चैनल में कि जो भी न्यूज चलती है उसमें, ठीक है, उसका मजाक उड़ाया जाता है कि आप भारत जैसे देश में ये लोग क्या दिखा रहे हैं। उस हिसाब से ज्यादातर हमें क्रिटिसिज्म करने की परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो है वो है, वो भी इंडेक्स से आप बता सकते हैं। इसके बारे में पूछे तो, और कभी आपको एथिक्स के पेपर में मीडिया में रोल, ठीक है, या जीएस पेपर 2 में मीडिया का रोल इन गवर्नमेंट, उसमें ऐसा पूछे और आपको नेगेटिव क्रिटिकल एग्जामिन के दौर पे पूछे तो आप ये सारी इंडेक्स है
वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है कार्बन फार्मिंग के बारे में, ठीक है। कार्बन फार्मिंग यानी फार्मिंग करने का जो तरीका है उसमें चेंज करके हम कम कार्बन इमिशन हो उस तरीके से हमको क्या करना होता है, फार्मिंग करनी होती है। अभी हम बात करें फार्मिंग के बारे में, तो फार्मिंग में आपको पता होगी फसल हम बोएंगे, फसल हम काटेंगे, फसल को हम पानी से पानी से सिंचाई करेंगे। ये सारी चीजें जो हम करते हैं इससे हमारा जो कार्बन है वो इमिशन होता है, ठीक है। कार्बन फ्री फॉर्म में नहीं इमिशन होता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ज्यादातर होता है। और हम बात करें उसके दहन के बारे में, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस इमिशन होती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ोतरी करती है। अभी हमको जो कार्बन फार्मिंग है उसमें क्या करना है, हमको यही सारी चीजें करनी है जो ऑलरेडी हम फार्मिंग में करते हैं, लेकिन उस हिसाब से करनी है कि जिससे जो कार्बन है, कार्बन गैसेस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई भी गैसेस वो कम मात्रा में उत्सर्जित हो और ज्यादातर चीजें क्या हो, कार्बन स्टोरेज फॉर्म में आए। इसमें सबसे पहले जो बताइए वो है जीरो टिलेज, यानी पूरी फसल को हमको पूरा नहीं काटना है, थोड़ा रहने देना है। क्रॉप रोटेशन, या ये आप एग्रीकल्चर टॉपिक है जीएस पेपर 3 और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, दोनों को कॉम्बिनेशन में करंट अफेयर में जोड़ के आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। क्रॉप रोटेशन यानी एक ही क्रॉप कंटिन्यूस ना लेते हुए क्रॉप के हम चेंज करें। कवर क्रॉपिंग, उसको कवर करके करें। दूसरा है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, जो भी स्टेबल है, ठीक है, उसको हम जलाए ना, क्योंकि जलाने से क्या होगा, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, ये सारे गैसेस रिलीज होंगे, उसको हमको रिलीज नहीं होने देना है, ठीक है। और हमको जो भी एग्री एग्रीकल्चर में जितने भी ऐसे स्रोत हैं जो कि कार्बन स्टोरेज कर सकते हैं उसको बैलेंस करके रखना है, उसका कन्वर्जेशन करना है, ठीक है। कार्बन साइकिल के लिए भी कार्बन का घूमना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से जैसे जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसका इमिशन कम हो। अब ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हमको कम क्यों करना है, कम इसलिए करना है कि इसके वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, वो बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इससे हीट वेव जनरेट होती है। अभी हम 2 ऑन सेल्सियस है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। हमको टेम्परेचर में कमी लानी है, ये वो हम कैसे ला सकते हैं, ग्रीन हाउस का इमिशन कम करते हैं। तो ग्रीन हाउस इमिशन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है, उसको हमको कम करना है। एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है थर्मल पावर प्लांट, उसमें जो भी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होते हैं उसका इस्तेमाल कम करना है, जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो। और उसी का एक पहलू है जिसमें कार्बन फार्मिंग हम कर सकते हैं। ये फिल्म्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। मेन पर्पज याद रखेगा, हम एक उस तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है जिससे कार्बन का जो इमिशन है वो कम हो। पीएमआई के बारे में इससे पहले भी हमने चर्चा की है, पीएमआई स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा है, जो कि हमको मार्केट में डिमांड के बता सकती है, यानी हम देख सकते हैं कि मार्केट में तेजी आने की चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे बताया गया है ई रुपीज को लेके उनके जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसको हम डिलीट कर सके। हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो बात की है उसको यहाँ पे देखा जा रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, ये पूरा मुद्दा ऐसा है, अगर हम ई रुपीज, ठीक है, ई रुपीज यानी रुपीज का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, उसको हम ई रुपीज बोलेंगे। इसमें हमको वॉलेट क्रिएट करना होगा, वॉलेट में हम जैसे अपने अपने पर्सनल वॉलेट में फिएट करेंसी में जैसे हम करेंसी नोट रखते हैं, उसी तरीके से हम डिजिटल वॉलेट में हम ई रुपीज रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, हम कभी भी जितने भी ट्रांजेक्शन ये वॉलेट से करेंगे वो सारी डिटेल स्टोर रहेगी। ये डिजिटल स्टोर है तो इसका कोई भी पता लगा सकता है, हमारी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो सकती है, हमने क्या खरीदा, किससे खरीदा, कितना खरीदा, ठीक है। इंफॉर्मेशन पब्लिक हो सकती है, इसके लिए सिक्योरिटी को लेके कंसर्न रहता है। आप इसको साइबर सिक्योरिटी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें शक्तिकांत दास ने, आरबीआई के जो गवर्नर है, ठीक है, माफ कीजिएगा, शक्तिकांत दास जी सर ने, ठीक है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ई रुपीज में जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है, वो आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन रहेगा ही नहीं, तब उसको डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं ई रुपीज के बारे में इंफॉर्मेशन, ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक में आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या रहता है, ई रुपीज का कौन से पाया कहाँ से है, तो ई रुपीज का कौन से पाया है, जो फिएट करेंसी है, ठीक है, यानी हम नोट की बात करें तो उसको छापने में, उसको यहाँ से वहां ले जाने में
सब जगह दिक्कत आती है। उसका एक डिजिटल वर्जन है जो कि हमारी सेंट्रल बैंक इश्यू करती है, जैसे फिएट करेंसी नोट जैसे इशू करती है, ऐसे ही आरबीआई अपने डिजिटल ई रुपीज इशू करेगी। और वो भी लाइबिलिटी रहेगी सेंट्रल बैंक की, जैसे आपने देखा होगा नोट पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, ठीक है, वो आपको रुपये अदा करने के लिए क्या करते हैं, लीगल टेंडर उसको बनाते हैं, तो ये भी लीगल टेंडर रहेंगे। सबसे मेन चीज आपको बात याद रखनी है कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है तब भी आप ई रुपीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, और वो फ्रीली कन्वर्टेबल होगा। फ्रीली कन्वर्टेबल मतलब आप कहीं पे भी जाए इसके माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सामने वाला मना नहीं कर सकता है ई रुपीज लेने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो है ई रुपीज को लेके। फिल्म्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बात करें न्यूज को लेके, तो जैसे अभी टेंशन बढ़ रहा है इसराइल और गाजा में, ठीक है, हमास ग्रुप जो है, अब इसको लेके सीज फायरिंग वाली बात चल रही है। इजिप्ट और अदर कंट्री, तो वो टेंशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमास हमास जो ग्रुप है वो इस्लाम फॉलो करता है, और जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज पे बात हो रही है वो है रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ठीक है, वो भयंकर भयंकर यानी काफी सारा जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। और जैसा कि पहले भी बात हुआ था, अगर कोई वॉर लंबे समय तक चलती है तो वो वॉर अपना स्वरूप बड़ा कर लेती है, और इसमें न्यूक्लियर अटैक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दोनों देश में से अगर कोई देश समझौता करने नहीं चाहता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पे पड़ेगा, वो अपनी सारी पावर झोंकेगा युद्ध को जीतने के लिए। इसके बारे में रशिया और यूक्रेन में क्या प्रॉब्लम है उसकी चर्चा भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और जो इसराइल है, इसराइल और गाजा में जो हमास है, पैलेस्टीन है, ठीक है, उसमें भी क्या दिक्कत है वो भी हम बात ऑलरेडी पुराने जो कंटेस्ट के लेक्चर है उसमें हम कर चुके हैं। फिर भी अगर आप में से किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम फिर से डिटेल में देखेंगे, पूरा इशू स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि उसमें आपका कोई भी डाउट ना रहे, दोनों में, इसराइल में भी और रशिया यूक्रेन वाले कंटेक्स में भी। आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू, तीनों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसी चीज पे हम डिस्कशन करते हैं। और काफी सारी वो बात डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में एज अ स्टेटमेंट और मेंस में एज अ टॉपिक। फिर भी आप कोई भी चीज है इसमें ना पता चले तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द हिंदू का एनालिसिस का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम के 5 बजे डेली, हिंदी में। इसमें हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें परमिशन दीजिए नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।